हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th का बेसिक मॉडल पेपर और वो मॉडल पेपर हमने नहीं बनाया है। किसने बनाया है? बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा या हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने। और ये आपको प्री बोर्ड में भी मदद करेगा, है ना भाई। अब आप सोचो कि प्री बोर्ड का सैंपल पेपर तो ये पूरे सिलेबस में से आ रहा है, तो ये आपको प्री बोर्ड की तैयारी में भी मदद करेगा। आते ही छुट्टियां जब खत्म होंगी तो 22 जनवरी से आपके प्री बोर्ड के पेपर हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी ये आपका सैंपल पेपर का काम करेगा। सारे सिलेबस में से आ रहा है, बिल्कुल 80 नंबर का प्री बोर्ड आपका आना है, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। आज हम करेंगे सेक्शन सी खंड ग। इसमें 3-3 नंबर के 6 प्रश्न हैं, 2 प्रश्नों में चॉइस भी है। तो कुल मिला के 8 क्वेश्चन हम इस वीडियो में अपना करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन आसान होंगे उनका हिंट हिंट ले लेंगे। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या दी हुई है। प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल वेयर रूट 3 इज गिवन टू बी एन इरेशनल नंबर। पेपर में अगर ये सवाल आ जाए और ये लाइन ना भी लिखी हुई हो तो भी तुम रूट 3 को प्रूव मत करना, उसको लेके चलना कि भैया ये तो हमें पता है। अब इसके लिए लिख लो, माना 5 माइनस वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या। क्या लिखूं? नहीं है। वेरी गुड, अपरिमेय संख्या नहीं है। और माना कि ये कैसी संख्या है? एक जो संख्या अपरिमेय नहीं होती वो परिमेय जरूर होएगी। अब परिमेय होएगी तो 5 माइनस वर्गमूल 3 को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू 0 नहीं होगा और p व क्यू सह अभाज्य पूर्णांक है। ये भाषा याद रखना, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है। अब इसमें तुम्हें एक ट्रिक ध्यान रखनी है कि जो वर्गमूल वाली टर्म है इसको तो एक तरफ रखो और बाकी को एक तरफ ले जाओ, ठीक है। तो माइनस रूट 3 को तो यहीं रखो, p बटा क्यू राइट साइड में है और 5 को भी राइट में ले जाओ। अब इसको दो तरीके से कर सकते हो। हमें ये पता है कि वर्गमूल 3 अपरिमेय है, तो माइनस वर्गमूल 3 भी अपरिमेय है। या तो ऐसे लिखो, या भैया इस माइनस को उठा के राइट साइड में ले जाओ। आपने जब ये क्वेश्चन किया तो आपने ये गलती की हुई थी, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि माइनस को उस तरफ ले जाओ। तो जब मैं इस माइनस को राइट साइड में ले जाऊंगी तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का उल्टा हो जाएगा, 5 माइनस p बटे क्यू। अब इससे आगे आप क्या लॉजिक लगाओगे? क्योंकि 5 भी परिमेय है और p बाय क्यू भी कैसी संख्या है? परिमेय है। क्यों है? क्योंकि p और क्यू पूर्णांक है, तो पूर्णांक को पूर्णांक से भाग करो तो परिमेय। अब दो परिमेय को घटा दो तो 5 माइनस p बाय क्यू भी परिमेय संख्या है। बट लेकिन जो वर्गमूल 3 है वो कैसी संख्या है? अपरिमेय है। ये थोड़ा लिखने का ही नंबर है, इसमें 3 नंबर, बस ये 3 नंबर लिखने के, यानी तो 2 में भी आ सकता था। वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय और परिमेय भैया कभी भी बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये बात गलत है, यहां कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसलिए जो वर्गमूल 3 है वो 5 घटा p बटे क्यू के बराबर नहीं है। तो हमारी जो कल्पना है वो क्या है? गलत है ना। हम कल्पना ही करते रहते हैं। इसलिए 5 माइनस वर्गमूल 3 कैसी संख्या बन जाएगी? अपरिमेय। इस तरह का क्वेश्चन हर बच्चे को बिल्कुल पक्का कर लेना है। 3 नंबर में इस एक्सरसाइज में से डेड श्योर क्वेश्चन आता है। ये 3 नंबर किसी बच्चे ने नहीं खोने हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये इन्होंने बेसिक के हिसाब से थोड़ा मुश्किल दिया हुआ है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक ये दोनों हैं। अब देखो, आपको एक बात मैं याद दिला दूं कि अगर किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं तो बहुपद निकलता था x की 2 घटा एस एक्स जमा p से, जहां s का मतलब है, बताओगे क्या? शून्यकों का योग। वेरी गुड, s का मतलब है शून्यकों का योग।
अब हमारे सवाल में इसको अल्फा ले लो, ये लिखना, माना अल्फा बराबर है, लिखूं क्या इस पे, समझ गए। जब सवाल शुरू करोगे ये तो मैंने तुम्हें, देखो मेरी बात सुनो, ये जो चीज है ये तो मैंने तुम्हें अब समझाई है, तो इसको तो उठा के अलग पटक दो, इसको तो उठा के अलग पटक दो। और अब तुम यहाँ लिखो कि माना अल्फा बराबर है 3 घटा वर्गमूल 5 और बीटा बराबर है 3 जमा वर्गमूल 5। मतलब एक ऐसा बहुपद निकालना है जिसका पहला शून्यक तो ये है और भैया दूसरा शून्यक ये है। तो एक शून्यक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो। एस क्या होता है, शून्यकों का योग, तो योग होता है, तो इसको कर दो 3 घटा वर्गमूल 5 जमा 3 जमा वर्गमूल 5। वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5 कट गया, 3 और 3 6। एस की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये बेसिक के हिसाब से मैं फिर कह रही हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है, नोट फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से नहीं है। और पी क्या होता है बच्चे, हाँ, शून्यकों का गुणनफल, यानी उनको गुणा करके जो उत्तर आया वो। अब यहाँ ध्यान देना, पहला शून्यक हो गया 3 घटा वर्गमूल 5, दूसरा हो गया 3 जमा वर्गमूल 5। इसकी गुणा का कोई छोटा तरीका है किसी के पास, इसको इससे कर देंगे, इसको हाँ, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको इससे नहीं, मतलब ए की 2 जमा बी की 2, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लग गया ना, 3 का स्क्वेयर और माइनस रूट 5 का स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर 9, रूट से रूट कट जाएगा, 5, 9 में से 5 गए 4, तो पी की वैल्यू आ गई 4। अब आ जाओ इस पे अपना, यहाँ पे हमें पता है कि हमारा जो बहुपद है वो होता है x की 2 माइनस एस एक्स प्लस पी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4। खत्म सब। ये अगर आपको 2 नंबर में देंगे तो वो डायरेक्ट कह देंगे कि भैया शून्यकों का योग 6 है और उनकी जो गुणा है वो 4 है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अब ये दे दिया 3 नंबर में, तो शून्यक दे दिया अल्फा बीटा। ये फार्मूला भी बहुत आसान है, इस पे भी 99.9% क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो एक शून्यक अल्फा लिया, दूसरा बीटा लिया, ये शून्यक हैं, इनको जोड़ोगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी, गुणा करोगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी, और इस फार्मूले में वो वैल्यू रख दो तो बहुपद आ जाएगा। बहुपद में बराबरे में जीरो नहीं लगता, वो इक्वेशन बन जाती है। समझ में आया, मतलब ये थोड़ा घुमा फिरा के तो दे रखा है क्वेश्चन इन्होंने, बट इजी है। 28वें पे आ जाओ। ए का मतलब या तो ये वाला करना है, और बी का मतलब ये नीचे वाला करना है। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये समीकरण दे रखे हैं, इंग्लिश में भी वही बात है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, इसकी तुलना हम करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0 से, और इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0 से। तरीके से कर लोगे ना पेपर में। सबसे पहले तुम समीकरण लिखोगे पेपर में दिए, देखो पेपर में हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिख के जरूर आना है अगर पास होना है तो। ये नहीं कि भी मेरे को ये आता नहीं है। अब आपने स्टेटमेंट देख ली, तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 28 डाला, तुमने लिखा दिए गए समीकरण, समीकरण 1 समीकरण 2 लिख दिया। अब थोड़ा याद आ गया कि भाई इनसे तुलना करने पर तो तुम्हें a1 b1 c1 एक नंबर तो तुम्हें मिल गया। एक एक नंबर भी हर क्वेश्चन में ले रहे, तो 38 क्वेश्चन मिल रहे हैं भैया आपको। 38 में से क्या हम 27 भी नहीं ले पाएंगे, ले पाएंगे ना। तो थोड़ा सा बस अब यही फोकस करना है कि कैसे नंबर गेन करने हैं। तो फिर तुम लिखोगे समीकरणों की तुलना इनसे करने पर, ठीक है। मैं थोड़ा सा भाई ज्यादा लंबा लंबा नहीं बता रही। तो देखो a1 10, y का कोफिशिएंट b1, और ये पूरा c1 जिसके बाहर माइनस भी है, तो ये अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। a1 हो गया 10, b1 हो गया 5, और c1 पे थोड़ा ध्यान देना, बाहर माइनस है और अंदर ये k माइनस 5 है, तो माइनस k माइनस 5 हो जाएगा, जिसको मैं 5 माइनस k कर दूंगी। ऐसे ही बेटा अब इनकी तुलना कर लो, है a2 बताओ कितना आएगा, a2 वेरी गुड, और b2 और c2 माइनस k वेरी गुड, आ गया। अब अपरिमित रूप से अनेक हल निकालने के लिए पहले हमें अनुपात निकालना होगा। तो a1 बाय a2 निकाल लो, 10/20, 0 से 0 कट गई, 1/2 हो गया।
B1 बाय B2 निकाल लो 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। और अब निकाल लो C1 बाय C2, 5 माइनस के बटे माइनस के। अगर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, अगर हमें अपरिमित रूप से अनेक हल चाहिए, कंडीशन याद है या मैं बताऊं? अनेक हल का मतलब होता है कि दोनों की रेखाएं संपाती हो जाती हैं। ठीक है, पहली लाइन भी वही है, दूसरी भी उसी में आके मिल जाएगी, तो दोनों लाइनों से मिलके जो लाइन बनेगी उस पे जितने पॉइंट होंगे वो सारे हमारा सॉल्यूशन हो जाएंगे। एक सिंगल हल कब होता है? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। उसमें तो क्या होता है कि A1 बाय A2 बराबर नहीं होता B1 बाय B2 के, है ना? याद आ गया ना? बताओ संपाती में क्या होता है? इसमें अनेक हल के लिए याद है तो बताओ क्या होता है? तीनों, हाँ वेरी गुड। A1 बाय A2 इज इक्वल टू B, सब याद आ जाता है धीरे धीरे, बस यही प्रैक्टिस अब आपने शुरू कर देनी है, जनवरी आ गई है। A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2, तो 1/2 और 5 माइनस के बाय माइनस के, इनको हल कर लो। है ध्यान से, समझ आ रहा है कि नहीं? सिर्फ ऐसे तो नहीं जा रहा है। इनको आर पार गुणा कर लो, माइनस के को 1 से करो माइनस के, 2 को 5 से करो 10, और 2 को के से करो 2 के। 2 के को लेफ्ट में ले आओ, माइनस के जमा 2 के बराबर है 10 आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा, बल्कि इसको ना पूरे को ही यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, भीड़ तो नहीं लग रही है, समझ आ रहा है ना? ठीक है, अब इसे सोल्व करो। तो ये आ गया 2 के में से के गया, के और इज इक्वल टू 10 आ गया। तो के की वैल्यू अगर 10 आएगी तो हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल आ जाएंगे। दोबारा रिपीट करूं क्या? कोई हल अगर नहीं है तो A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2, है ना? A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। ठीक है, तीसरा बराबर नहीं होगा तो रेखाएं समानांतर आ जाएंगी और कोई हल हमारा नहीं होगा। ठीक है, अगर दोनों पहले A1 बाय A2 था ये, अगर A1 बाय A2 B1 बाय B2 के ही बराबर नहीं है तो हमारा एक उत्तर आता है। ये चीज रिवाइज करनी है, बाकी तो तुम कर ही लोगे। इसी में इंटरनल चॉइस दे रखी है। इस तरह का क्वेश्चन जैकब का क्वेश्चन था इस तरह का आपकी बुक में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, इन्होंने उस जैकब का बना दिया मानव। 5 वर्ष बाद मानव की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुणी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व मानव की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुणी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? हम एक नया पेज ऐड कर लेते हैं, तो इस पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का बी पार्ट। ध्यान देना कि 5 वर्ष बाद मानव की आयु और पुत्र की आयु, एक मानव है एक उसका पुत्र है, उनकी वर्तमान आयु क्या है? दो, इनमें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको चौथे चैप्टर से करें या तीसरे से। दो लोग हैं, दोनों की वर्तमान आयु पूछी है, तो हम इसे तीसरे चैप्टर से करेंगे। मानव की वर्तमान आयु, वर्तमान यानी अब वो कितने साल का है? x साल का है। और माना पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। हो गया। अब दो कंडीशन है भाई, देखना 5 साल बाद और 5 साल पहले, सारा काम इकट्ठा ही कर लो। 5 वर्ष बाद, 5 साल के बाद इसकी आयु कितनी होगी? अब तुम ही बताओ, मानव 5 साल के बाद कितना का हो जाएगा? अगर अभी वो x साल का है तो 5 साल बाद, 5 साल के बाद, अगर अब तुम 14 के हो तो 5 साल के बाद कितने के हो जाओगे? 19। क्या किया तुमने? 14 को 5 से गुणा किया, जमा किया। तो अब मानव x ईयर्स का है तो 5 साल बाद 5 प्लस x, या हाँ x प्लस 5 वर्ष। वेरी गुड। और पुत्र की आयु हो जाएगी, अब इस चैप्टर को रिवाइज हुए कई दिन हो गए ना, तो थोड़ा सा याद आ जाएगा। और ऐसे ही 5 साल पहले की भी निकाल लो दोनों की। अब बताओ 5 साल पहले मानव की आयु कितनी थी? ये यहाँ सही किया है मैंने, ये जमा कर आएगा। अब 5 साल पहले मानव, हाँ वेरी गुड, x माइनस 5 वर्ष। और भैया पुत्र की आयु, अब ये सवाल पेपर में आ गया, इतना भी तुम कराए थे 1 नंबर मिल गया तुम्हें।
बाकी तो आगे कंडीशन के फिर 1 नंबर का समीकरण कर 1 नंबर हल करने का। ये कह रहा है कि 5 साल बाद मानव की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी, यानी 5 साल बाद जितना बेटा होगा मानव उससे तिगुना हो जाएगा। पहली कंडीशन इस पे लगा रहे हैं हम यहाँ। तो मानव है x जमा 5 का, पुत्र है y जमा 5 का, और वो उसका तिगुना हो जाएगा, पूरी आयु का तिगुना, पूरी आयु का। इसको समीकरण बनाओ, x जमा 5, 3 बाहर है, अंदर y से भी गुणा, जमा में 15, सबको लेफ्ट में ले आओ। x जमा 5 घटा 3y घटा 15 बराबर है 0। x घटा 3y घटा 10 बराबर है 0। अब इसी तरह इसको पहले तो ना, इसको पहले तो समीकरण नंबर 1 कर दो। अब इसी तरह दूसरा समीकरण बनेगा, उसमें क्या कह रहा है कि भैया 5 5 5 कहाँ गया, 5 वर्ष पूर्व मानव की आयु पुत्र की आयु की 7 गुणी थी, 5 साल पहले, यानी कि फिर से लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये दोनों की 5 साल पहले की आयु है, तो जो मानव था वो इतने साल का था और बेटा था y माइनस 5 का, और बाप उससे 7 गुना बड़ा था, तो बेटे की उम्र को 7 से गुना कर दिया तो पापा की एज आ गई। तो x माइनस 5 बराबर है 7 y माइनस 35। कैसे कर रहे हैं पता है ना, 7 को y से गुना करा, 7 पंजे 35। अब इसको सबको लेफ्ट में ले आओ, माइनस 7 y प्लस 35 बराबर है 0। x घटा 7 y और जमा का 30 बराबर है 0। ये बन गया समीकरण नंबर 2। 2 नंबर यहाँ तक पक्के हो गए आपके, ठीक है। अब इन्हें हल कर लो, लिख लो x घटा 3y घटा 10 बराबर है 0। देखो पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें शायद प्रतिस्थापन विधि बताई थी, अब हम विलोपन विधि करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है कि या तो x का गुणांक या y का गुणांक एक जैसा होना चाहिए, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अगर हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा, लेकिन अगर मैं घटाऊंगी तो ये कट के x खत्म हो जाएगा। जब x खत्म हो जाएगा तो y का उत्तर आ जाएगा, y का उत्तर आने के बाद इसमें रख देंगे, x का उत्तर भी आ जाएगा। तो यहाँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग, इंग्लिश में, हिंदी में घटाने पर नीचे सबके साइन बदल जाएंगे, ये घटा का, ये जमा का और ये घटा का, और ये नीचे वाले साइन ही लेने हैं। तो x से x कट गया, जमा का 7 घटा का 3 4y माइनस 10 और माइनस 30 माइनस 40 बराबर है 0। अब ये सिंपल बीजगणित है, क्लास 8th में करते हो। 4y बराबर है 40, 40 बटे 4, वेरी गुड, 10 आ गया। तो y 10 आ गया। y 10 आने का मतलब है जो पुत्र की, ये बिल्कुल सेम वही सवाल है। अच्छा हाँ सॉरी, 10, 40 कर रही थी, 10 वर्ष। अब मानव की आयु और निकालनी है, तो कोई से भी एक समीकरण में y का मान रख दो। ये ले लो x घटा 7y जमा 30 बराबर है 0, y की जगह 10 रख दो, तो 7 के ब्रैकेट में 10 जमा 30 बराबर है 70, घटा का 70 आएगा, घटा का 70 जमा का 30, 70 में से 30 गए 40, 40 को परली तरफ ले जाओ तो x बराबर है 40, और ये हो जाएगी मानव की आयु, कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। तो ये सेम जैकब वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा आता है आपके पेपर में, बस इन्होंने मानव नाम रख दिया कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। अब तुमने मान लो जैकब वाला क्वेश्चन पूरा कर रखा है और इसमें अटक गए तो दिक्कत आ जाएगी। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। हाँ, सिद्ध करना है। क्या कहता है ये, पहले एक वृत्त बना लो, ये तो वृत्त ले लिया, और ये मान लीजिए वृत्त का व्यास है ए बी, थोड़ा सा ऊपर नीचे है शायद, ये कोई नहीं, डायग्राम में तो इतना तो ये है ए बी वृत्त का व्यास, ठीक है भाई। ये वृत्त का केंद्र है, तो ए पर एक स्पर्श रेखा जा रही है,
स्पर्श रेखा ए पर ये स्पर्श रेखा जा रही है पी क्यू, ठीक है, और बी पर एक स्पर्श रेखा जा रही है आर एस, ये बनी नहीं स्पर्श रेखा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से बनाना। ये तो भैया इसको तो यहीं से लेना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, ये बन गई हमारी स्पर्श रेखा जिसका हम नाम रख देते हैं आर एस। थोड़ा सा कर लेना, दिया है 3 नंबर का है ना, दिया क्या है, ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी व्यास है, ए बी व्यास है, हो गया। पी क्यू व आर एस क्रमशः ए व बी पर स्पर्श रेखाएं हैं। अच्छा, ये बात अगर किसी को लंबी लगे, सुन लो ध्यान से, तो तुम क्या लिखना कि ए बिंदु पर, तुम सिंपल भाषा में अगर तुम्हें ये लंबा लाइन नहीं लिखनी आए तो तुम लिखना बिंदु ए पर ए बी पी के स्पर्श रेखा है, बिंदु बी पर आर एस स्पर्श रेखा, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखना, 1 नंबर बनेगा इसका। दिया है, सिद्ध करना है, डायग्राम ये लिख दिया तो 1 नंबर पक्का है, डायग्राम बन गया। दिया है कि ओ केंद्र का एक वृत्त है, ए बी उसका व्यास है, ए बिंदु पे पी के स्पर्श रेखा है, बी बिंदु पे आर एस स्पर्श रेखा है, सिंपल है, ऐसा तो लिख ही सकते हो। अब सिद्ध क्या करना है भैया, सिद्ध करना है कि जो पी क्यू रेखा है वो आर एस के समानांतर है। अब मेरी बात सुनो, प्रमाण पे आ जाओ। जो ओ बी है वो वृत्त की त्रिज्या है, ओ बी जो है वृत्त की त्रिज्या है, और हमें ये पता है कि स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, ये अपना थ्योरम है। तो यहाँ ये जो कोण है ये कितने का हो जाएगा, 90 का। तो तुम यहाँ लिखो कि ओ बी लंब है आर एस पर, और यहाँ कारण लिख देना क्योंकि स्पर्श बिंदु, हाँ यह स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये बहुत सिंपल सी थ्योरम है जिस पर बार बार हमारे रिजल्ट आते हैं। इसका मतलब जो एंगल ओ बी आर है, जो ये एंगल है वो कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो एंगल ओ बी आर हो गया 90 डिग्री का, क्लियर हो गया। अब इसी तरह सिमिलरली ओ ए लंब है पी के ऊपर, इसका भी यही कारण है भाई, ओ ए क्या है, ओ ए त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये भी लंब है और ये भी, हम इसको लेंगे 90 का, ओ ए क्यू, सुनना मेरी बात को ध्यान से, हम इसको 90 का लेंगे, इसलिए एंगल ओ ए क्यू कितने का हो गया, 90 डिग्री का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये तो 2 लाइन है और ये लाइन इनको काट रही है, तो ये अंतः एकांतर कोण है, और ये आगे दोनों बराबर। जब दो लाइनों द्वारा बनाए गए अंतः एकांतर कोण बराबर हो जाएं तो वो लाइनें समानांतर हो जाती हैं, वो लाइनें समानांतर हो जाती है। तो यही बात अब आपने लिखनी है कि लेकिन ए बी, थोड़ा सा मैं बढ़ा के लिख रही हूँ, इसको 3 नंबर का है, तुम इस लाइन को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ए बी व पी क्यू को, ए बी और पी क्यू है, पी क्यू आर एस है, सॉरी पी क्यू और आर एस, लेकिन आर एस व पी क्यू को रेखा ए बी काट रही है, और एंगल ओ बी आर व एंगल ओ ए क्यू अंतः एकांतर कोण बन गए हैं, कोण है। और क्योंकि ये दोनों कोण बराबर आ गए, बाई चांस दोनों 90 के आ गए, क्योंकि हाँ इसलिए पी क्यू रेखा, अरे बराबर नहीं, पी क्यू रेखा समानांतर हो जाएगी आर एस। इसमें ये लाइन एक्सेप्शनल है, आपका मन ना करे तो आप यहीं पे दिखा देना अंत एक, तो भी नंबर लग जाते हैं, बाकी इसको लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। आगे चलते हैं और अब हम सॉल्व करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें भी आपको एक इंटरनल चॉइस दी गई है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि सर्व समीका को सिद्ध कीजिए।
प्रूव द आइडेंटिटी, हमें क्या प्रूव करना है कि 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए का जो अंडर रूट है वो सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए के बराबर है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो कोशिश करें कि रूट वाली टर्म से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट, रूट वाली टर्म से स्टार्ट करें, लेफ्ट में है या राइट में। तो ये 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए का रूट हमने लिया और इसको रूट के अंदर ही रैशनलाइज करते थे ना, जैसे हम तो एक फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, तो वही चीज अब यहाँ करेंगे। डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो हम 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 प्लस साइन ए से नीचे। अब न्यूमिरेटर में यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है और यहाँ भी, तो ये हो जाएगा बच्चे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो लग जाएगी। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। आप उसको चाहो तो यहाँ मेंशन भी कर सकते हो कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर होता है। दोनों का अंडर रूट अलग अलग कर दो, 1 प्लस साइन ए के स्क्वेयर का भी अंडर रूट और डिनोमिनेटर में आओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए का भी अंडर रूट। इस तरह के क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन बीच में लगाया करो। अब ऊपर वाली टर्म में तो स्क्वेयर और अंडर रूट अलग अलग है, कट के आ जाएगा 1 प्लस साइन है और नीचे अंडर रूट में है 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए जो कि कोस स्क्वेयर ए होता है। और 3 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ आपको आइडेंटिटी मेंशन करनी है कि भैया साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए 1 के इक्वल होता है। अब नीचे भी ये एक ही टर्म रह गई तो स्क्वेयर से अंडर रूट ये भी कट जाएगा और ये रह जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। सेपरेट कर लो टर्म्स को, 1 बाय कोस ए और ये आ जाएगा साइन ए बाय कॉस ए। 1 बाय कोस बेटा सीकेंट होता है और साइन बाय कॉस टेंजेंट होता है और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। इधर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और हमारी राइट हैंड साइड आ गई, ये देख लो यहाँ से चले थे। बिल्कुल सिंपल। इसी में एक इंटरनल चॉइस भी गिवन है, उसको देखते हैं। बी नाम दे रखा है, यदि कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा 5 है तो दर्शाइए कि कोसिकेंट माइनस साइन 3 है। ये गलत है, इंग्लिश में चेक करो। इफ कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा रूट 5 है तो कोसिकेंट थीटा प्लस साइन थीटा, ये सही है। तो जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप इंग्लिश मीडियम वाली स्टेटमेंट को ज्यादातर मतलब वैलिड माना जाता है। क्लियर है। तो अब आपको क्या दे रखा है कि कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा रूट 5 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू निकालो। इसको पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर। इसको खोल दो ब्रैकेट, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसिकेंट थीटा गुणा साइन थीटा और 5 ये कट के 5 आ जाएगा। अब सुनना ध्यान से, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 और कोसिकेंट जो होता है वो 1 बाय साइन थीटा होता है और गुणा में साइन थीटा बराबर है 5। साइन से साइन कट गया, 2 1 जा 2 बचा, क्या बचा ओनली 2 बचा। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 5। 2 को दूसरी तरफ ले जाओ, 5 में ऐड कर दो तो ये 5 प्लस 2 कितना आ गया 7। अब मैं एक बार जो बात बीच में आपको बताना चाहूंगी, हमने कोसिकेंट थीटा प्लस साइन थीटा निकालना है। कोसिकेंट थीटा प्लस साइन थीटा का अगर आप स्क्वायर करते हो, कोसिकेंट थीटा प्लस साइन थीटा का अगर आप स्क्वायर करते हो तो देखो मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, वो बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक इंटू साइन, जो कि एक दूसरे को काट देंगे तो जमा का 2 आएगा। ये अगर हमें पता लग गया तो हमें इसका स्क्वायर पता लग जाएगा
और स्क्वायर से फिर हम इसका अंडर रूट भी निकाल सकते हैं। तो अब आपके पास जो रिजल्ट आया वो ये आया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप दोनों तरफ 2 जोड़ दो, और नहीं तो फिर आप इसको पकड़ो कि अब हम ले लेते हैं कोसिकेंट थीटा जमा साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये बनेगा, जिन बच्चों को आइडेंटिटी अच्छे से आती है प्लस बी होल स्क्वायर वाली वो तो जल्दी से कर लेंगे, वो तो इसी में ही 2 ऐड करके कर लेंगे। नहीं तो बाकी बच्चों ने इस रिजल्ट को यूज करना है इसके अंदर आके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो ये बन गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू 7 आ रही है, तो यहाँ 7 रख दो, 7 प्लस 2 हो गया 9। ये हमारे पास आ गया कोसिकेंट थीटा प्लस साइन थीटा का जो स्क्वायर है वो 9 आ गया। दोनों तरफ अंडर रूट कर दीजिए, तो कोसिकेंट थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी। हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया, ये एनसीईआरटी से नहीं था ये क्वेश्चन। और जल्दी से इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग प्राइम नंबर, नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर लेस देन 6। तो यहाँ थोड़ा आप लिखेंगे कि जब हम पासे को एक बार फेंकते हैं तो कुल संभावित परिणाम या कुल परिणाम, व्हेन वी थ्रो ए डाई देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 6। 6 आउटकम हो गए। अब पहला केस, अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालनी है। पहला केस है अभाज्य संख्या, तो इसको ई मान के जो बच्चे करते हैं वो ई मान के कर सकते हैं। नहीं तो आप लिखो कि अभाज्य संख्या कितनी है, 2 है, 3 है और 5 है। या फिर ऐसा कर सकते हो कि अभाज्य संख्याएं 3 है, कौन कौन सी हैं, 2, 3 और 5। तो अब आप लिख दो कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बराबर है वांछित परिणाम बटे कुल परिणाम। नहीं तो यहाँ लिख दो कि कुल अभाज्य संख्या बटे कुल परिणाम, कुछ भी आप कर सकते हो, दोनों ठीक है। तो 3 अभाज्य संख्या है और 6 कुल है, तो 1/2 आ गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि माना ई बराबर है अभाज्य संख्या आना, ठीक है। अब आप लिखोगे ई के पक्ष में परिणाम, यानी कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 3 है, कौन कौन सी हैं, 2, 3 और 5। अब आप लिखोगे ई की प्रायिकता यानी पीई, तो आप लिखेंगे ई के पक्ष में परिणाम बटे में कुल परिणाम। आपने इसको एक घटना इवेंट मान लिया ई, तो ई की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो 3/6 यानी कि 1/2 आ जाएगी। दोनों ही तरीके आपके बिल्कुल ठीक हैं। दूसरे पार्ट पर आ जाओ, ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो अब आप लिखो 4 से, मैं अब सिंपल तरीके से बता रही हूँ, 4 से बड़ी कुल संख्या कितनी है, 2 है, कौन कौन सी है, 5 और 6। तो अब आप लिख दो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बराबर है 4 से बड़ी संख्या बटे कुल परिणाम। अब 4 से बड़ी तो 2 ही संख्या है, 5 और 6 कुल संख्या है 6, 2 एकम 2, 2 3 6। और लास्ट पार्ट है तीसरा, एक संख्या 6 से छोटी हो। तो ये 6 से छोटी कितनी संख्या है, 5 है, तो 6 से छोटी संख्याएं हैं 5, कौन कौन सी, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब लिख दो 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बराबर है, वही फॉर्मूला लिख देना। और कुल 6 से छोटी संख्या है 5 और कुल संख्या 6 है, ये आपकी प्रायिकता आ जाएगी। चाहे आप
इन तरीकों से क्वेश्चन को करें या आप ऐसे ई मान के इन क्वेश्चन को करें, दोनों से आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो बच्चों ये था आपका कंप्लीट सेक्शन सी बेसिक मैथ्स मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। बाकी सॉल्यूशंस भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो एक छोटा सा काम करना आपका बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और आपके जो डाउट्स हैं वो मेरे साथ टेलीग्राम पर शेयर करें। थैंक यू।